कूलम्स लॉ को जानने से पहले पहले हम लोग जानते हैं कि ये कूलम्स लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों कूलम्स लॉ बना। तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कूलम्स पार्टिकल के बारे में माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते समय उन्होंने एक चीज देखी कि कोई चार्ज पार्टिकल है बाई क्यू, इसके कांटेक्ट में सिमिलर पार्टिकल लेकर के आते हैं तो थोड़ी देर के बाद में एक रिजल्ट दिखता है कि ये वाले पार्टिकल पे चार्ज कितना है Q/2 और इस पे भी चार्ज कितना हो जाता है Q/2। क्वेश्चन राइज कि ये क्यों हुआ। थोड़ी देर के बाद में हम देखते हैं कि अगर किसी पार्टिकल का चार्ज कितना है Q/2 और इसके कांटेक्ट में सिमिलर पार्टिकल लेकर के आते हैं, सिमिलर का मतलब वो सारे प्रॉपर्टीज में सेम होने चाहिए, सिमिलर पार्टिकल लेकर के आते हैं तो ये अपने आप ही यहाँ पे Q/4 हो जाता है और ये भी हो जाता है Q/4। यानी ये इनिशियली ये क्या थे, अनचार्ज पार्टिकल थे, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में क्या देखे गए कि इनके कांटेक्ट में आते ही ये दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये जादू क्या है जिसकी वजह से ये अनचार्ज पार्टिकल चार्ज बन जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, एक कांस्टेंट रेशियो में हो रहा है, यानी कि एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब इसी पे डिटेल स्टडी जाने के बाद में इस जादू का जो रीजन निकल करके आया वो क्या कंक्लूजन था, वो था कि ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी फोर्स की वजह से, जिस फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसके बारे में जिस तरीके से क्लास 11th में दो मास पार्टिकल के बीच में फोर्स के लिए ग्रेविटेशनल लॉ है, ठीक उसी तरीके से हम लोग चार्ज के केस में किस लॉ को पढ़ते हैं, कूलम्स लॉ को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब कभी भी वैक्यूम में दो चार्ज पार्टिकल रखे जाते हैं, फर्स्ट इज Q1 एंड सेकेंड वन इज Q2 और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, R। वैक्यूम में दो चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रखा जाता है, देन अ काइंड ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दिस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। एक कैसे ही जैसे हम लोगों ने क्लास 11th में ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या है, दो चार्ज पार्टिकल के प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों इक्वेशन को हम लोग एड ऑन करते हैं, Q1 Q2 अपॉन में क्या हो गया, R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहाँ पर ये कैसा है, F इलेक्ट्रिक है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो F E इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये K क्या है, ये K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इस K की वैल्यू इस तरीके से लिखी जाती है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे फिर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये कब है, जैसे मैंने बताया कि फ्री स्पेस, यानी हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट देखा कूलम्स का वो कहां पे था, ये था वैक्यूम में, यानी कि कोई भी मीडियम नहीं है, तो हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक जनरल फॉर्मूला निकल करके आया, Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर इसी चार्ज को किसी भी मीडियम में प्लेस कर दिया जाए, इसी चार्ज को किसी भी मीडियम में प्लेस कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ इस तरीके से वैल्यू देता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। क्या है यहाँ पे, क्या एक्स्ट्रा लग गया, K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या था, एप्सिलॉन नॉट वाज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर किसी मीडियम में है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, एंड दिस K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोली जा रही, तो एप्सिलॉन नॉट से तो आप परिचित हो चुके, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और वही सेम चीज यहाँ पे ये एप्सिलॉन क्या है, एफिशिएंसी ऑफ मीडियम, यानी कि ये भी परमिटिविटी ही है लेकिन किसकी है, मीडियम की है। देन K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये हम तब ही यूज करेंगे क्वेश्चन में मीडियम दिया गया हो। अब हम जब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो हमारे पास में इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास में एक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलता है 9 × 10⁹। अब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁹
-12। ये किसकी वैल्यू होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टोटल वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻9। न्यूमेरिकल करते करते ये सारे याद हो जाते हैं, ये इसकी वैल्यू है। लेकिन अगर हमारे पास में यही चीजें किसी मीडियम में गिवन हो तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब ये क्या है? ये फोर्स है। बताते हैं कि ये एक फोर्स है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अगर इसी लॉ को हम स्टेटमेंट में बोलते हैं तो किस तरीके से बोलेंगे? Whenever two charges placed in vacuum by the separate distance, then a force of interaction come into play, which is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। और वहां से हमारे पास में ये फॉर्मूला निकलता है। तो वहां पे नोटिस करने वाली चीज क्या है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स का एक मैग्नीट्यूड है इतना, और ये फोर्स Q1 अप्लाई करता है Q2 पे और Q2 अप्लाई करता है Q1। मान लेते हैं हम कि Q2 यहाँ पे है Q1 और यहाँ पर क्या है? Q2। और इस Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस है R। अगर हमें कैलकुलेशन करना है इन दोनों के बीच के फोर्स का, तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं? देखिए, Q1 पे Q2 ने जो फोर्स लगाया उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और Q2 पे Q1 ने जो फोर्स लगाया है दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रहे होते हैं तो हमें डिस्टेंस लेना होता है R1 माइनस R2। इसका मतलब मैं किसके लिए रिस्पेक्टिव डिस्टेंस ले रहा हूं? जब हमें 1 का फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम Q2 से Q1 की तरफ आते समय कौन सा डिस्टेंस ले रहे हैं? रिस्पेक्टिव डिस्टेंस R1 माइनस R2। ये एक विषय है जिसको हमें समझना पड़ेगा कि ये R1 माइनस R2 क्यों लिखा जाता है। ये वेक्टर से निकल के आता है क्लास 11th के। अभी मैं इस चीज को क्लियर भी कर देता हूं विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर। अगर मैं R21 की बात करूंगा, यानी कि अगर मैं कैलकुलेट करता हूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, देन रिस्पेक्टिव डिस्टेंस विल बी R2 माइनस R1। समझने की बात ये है कि हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ R के जगह पे R1 माइनस R2 क्यों लिखा, इसको हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये है Q1 और ये क्या है? Q2। अब हमें अगर पोजीशन वेक्टर निकालनी है तो सबसे पहले मैं आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? सब के सब यहाँ से छत पर से देख रहे हैं किसको? चांद को। तो यानी कि हमारा कुछ इस तरीके से वेक्टर जाएगा किसकी तरफ में? बताइए, चांद की तरफ में। तो उसका डायरेक्शन कैसे बना? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस विद दिस डायरेक्शन रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर। सेम चीज यहां पर है। कैलकुलेशन के बिहाफ से हम एक ओरिजिन लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां से Q2 चार्ज का जो डिस्टेंस है वो कितना है? R2, और Q1 चार्ज का जो डिस्टेंस है वो है R1। हमें चूंकि डायरेक्शन भी पता है, पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए मैंने इस पे डिस्टेंस लगा दी और इस पे भी डिस्टेंस लगा। ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये R2 और ये R1 है, और अगर हमने कंसिडर किया कि Q2 फोर्स अप्लाई कर रहा Q1 पे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज F12। अब ये F12 की मैग्नीट्यूड को हम लोग फाइंड करने का प्रयास करेंगे, और उसी में हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजों को कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब हमें इसमें वेक्टर फॉर्म को भी यूज करना पड़ेगा और हम जगह जगह पे उससे कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग ये चीज देख लेते हैं कि इन्हीं तीनों वेक्टर्स को हम लोग डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हमारे पास डायरेक्शन कैसा मिला। R2 वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और यहां पर मैंने मान लिया कि इसको डिस्टेंस को R लिखा जाए अगर, तो R का डिस्टेंस डायरेक्शन नीचे की तरफ और ये R1 का डायरेक्शन ऊपर की तरफ। अब आप बताइए, आपको क्लास 11th का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद आ रहा है कि नहीं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन देयर रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल व्हिच विल टेक इन रिवर्स ऑर्डर। यानी कि दो साइड्स सेम ऑर्डर में है और तीसरा किसमें है? रिवर्स ऑर्डर में है, और जो रिवर्स ऑर्डर में है एक्चुअली वही उसका क्या होता है? रिजल्टेंट होता है, अगर किसी वेक्टर को ट्रायंगल्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस डायग्राम को देख के समझ में आ रहा है R1 इज द रिजल्टेंट ऑफ R2 प्लस R। यहाँ पे R इज इक्वल टू R1 माइनस R2, यानी कि अब हम कभी भी वेक्टर R के जगह पे R1 माइनस R2 को प्लेस करके कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं। हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं। अब चूंकि हमें क्या लेना है? इसके डायरेक्शन को भी लेना है, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास 11th में हम लोगों को एक चीज और मिली थी जिसको हम लोग बोलते क्या है? यूनिट वेक्टर। क्या होता था? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर के बारे में आप लोग जानते हैं आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। तो यहां पर किस तरीके से मान लेते हैं कि आर कैप उसका वेक्टर फॉर्म अपॉन मॉड का।
हमारे पास में आर क्या है, हमारे पास में आर है R1 कैप माइनस R2, यानी हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं R1 माइनस R2 का कैप, और R1 माइनस R2 का कैप कितना हो जाएगा बताइए, R1 माइनस R2 का वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 का स्केलर। जिस तरीके से यहाँ वेक्टर R इज इक्वल टू R1 माइनस R2 है, इसी तरीके से अगर मैं इसका स्केलर फॉर्म लिखूंगा तो वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 किसमें, स्केलर। हम लोग क्या करते हैं इसमें कि R कैप यानी R1 माइनस R2 का कैप यूज करते हैं, और यहाँ पर F12 की जो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर के जगह पे हम लोग इसको पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2। अब इसी चीज को जब सॉल्व करेंगे तो F12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब इनटू R1 माइनस R2। ये एक फोर्स हुआ, किसका, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ में रिप्रेजेंट किया गया। अब अगर इस फोर्स को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ में हमने रिप्रेजेंट किया है तो एक चीज तो क्लियर है कि ये फोर्स किसके लिए है, ये फोर्स वो फोर्स है जो Q2 अप्लाई कर रहा है Q1 पे, और Q2 जो Q1 पे अप्लाई कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 माइनस R2 का होल क्यूब, ये मैग्नीट्यूड है इनटू इसका वेक्टर फॉर्म। सिमिलर चीज अगर मैं बोलूं कि Q1 Q2 पे कितना फोर्स अप्लाई करता है, देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, अब यहाँ पे केवल हमारे पास में डायरेक्शन की चीजें बदलेंगी। अब डायरेक्शन ने हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, R1 माइनस R2 से, तो यहाँ पर जो हमारा डायरेक्शन होगा ये R1 माइनस R2 ना होकर के अब ये चेंज होकर के हो जाएगा R2 माइनस R1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज। ये दोनों फॉर्मूले किसके लिए हैं बताइए, ये है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फोर्स वही है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ में रिप्रेजेंट कर दिया गया, तो ये क्या बन गया, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।